Hello student, today we will be understanding the concept of differentiation. The concept of differentiation is a mathematical concept, and this concept is very important to understand the physics. Okay, there are many concepts of physics which requires the knowledge of differentiation. If you does not have a basic knowledge of differentiation, you will not be able to understand those basic concepts of physics. Okay, I tell you one thing कि ये जो differentiation का concept है, this is a mathematical concept, and I think in the class 12 this concept is taught to the mathematics student. जो student 11th साइंस के अंदर मैथमेटिक्स ऑप्ट करते हैं, ठीक है, तो उन स्टूडेंट को 12th स्टैंडर्ड के अंदर ये जो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट इज टॉट इन द क्लास 12. इन मैथमेटिक्स दिस कंसेप्ट इज टॉट इन वेरी डिटेल, बहुत ही डिटेल में और बहुत ही उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो सब कंसीडर करके मैथमेटिक्स के सिलेबस के अंदर ये जो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट इज taught over that. Okay, here in our physics, the differentiation which is being used is of very basic level. हमारे फिजिक्स के अंदर जो डिफरेंशिएशन अप्लाई होता है, डिफरेंशिएशन का जो यूज है वो बहुत ही बेसिक लेवल का है, ठीक है. So as a physics teacher, I will be explaining you what is the use of differentiation in the physics. Okay, I will give you some basic idea about the differentiation, where the differentiation is used in the physics, how it is used, and what are the basic formula of the differentiation that will be helpful to us as we will proceed ahead in the physics. ठीक है, तो सीधा मैं आपको बोलूं तो मैं आपको जो डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, डिफरेंशिएशन क्या है, उसका यूज कैसे है फिजिक्स के अंदर, तो ये जो कुछ भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये बहुत ही बेसिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है. जो 11th में जो स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ रहे हैं उनको डिफरेंशिएशन का एक बेसिक नॉलेज चाहिए, बहुत डिटेल नॉलेज की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है. जो हायर लेवल का जो डिफरेंशिएशन होता है वो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को मैथमेटिक्स की क्लास में पढ़ाया जाता है, बट हियर देयर आर बायोलॉजी स्टूडेंट आल्सो हु आर लर्निंग द फिजिक्स, ठीक है. तो उनके लिए इतना डिटेल डिफरेंशिएशन पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग जो डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल लेवल का पढ़ने वाले हैं, ठीक है. ओके, सो लेट्स बिगिन द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन. तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि वेयर द डिफरेंशिएशन इज यूज्ड इन द फिजिक्स. ओके, सो आई राइट द क्वेश्चन हियर, वेयर डिफरेंशिएशन is used in physics. फिजिक्स पर डिफरेंशिएशन कहां पर यूज होता है, ठीक है. सो इन फिजिक्स when one physical quantity changes with respect to other physical quantity, then to represent that situation the concept of differentiation is used. So when one physical quantity changes with respect to another physical quantity, then that situation is represented by a mathematical concept
डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिजिक्स में जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी दूसरी कोई फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज होती है तो उस सिचुएशन को मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं कौन से कंसेप्ट से, डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट से। स्टूडेंट देखो, आई टेल यू वन थिंग कि देयर इज अ क्लोज कनेक्शन बिटवीन द फिजिक्स एंड द मैथमेटिक्स। यू कैनॉट अंडरस्टैंड द फिजिक्स without understanding the mathematics. In the last class only I said that the physics is the king of science and the mathematics is the queen. ठीक है, तो अगर फिजिक्स को समझना है तो मैथमेटिक्स का नॉलेज होना बिल्कुल जरूरी है। बिना मैथमेटिक्स के नॉलेज के आप फिजिक्स को समझ नहीं सकते हैं। बट स्टूडेंट, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, खास करके जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि फिजिक्स के अंदर जो मैथमेटिक्स इंप्लीमेंट होता है, ठीक है, वो मैथमेटिक्स बहुत ही बेसिक लेवल का होता है। उसमें आप ऐसा समझो कि ऑलमोस्ट 90% मैथमेटिक्स तो वही होता है जो आप लोगों ने क्लास 10 के अंदर पढ़ा हुआ है। देयर इज ओनली 10% मैथमेटिक्स विच इज ऑफ 11th मैथमेटिक्स। ठीक है, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है जो 11th में है, उनको जो मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है उसका सिर्फ 10% आपको नॉलेज होना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ये दो कंसेप्ट है जो कि फिजिक्स को समझने में यूजफुल है, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, सो व्हेन द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन इज यूज्ड व्हेन वन फिजिकल क्वांटिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी, देन द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन इज यूज्ड। सो आई गिव यू सम एग्जांपल कि ऐसा कहां पर होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज होती है। ठीक है, सो आई राइट द एग्जांपल हियर, ड्यूरिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ड्यूरिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो, अगर फिजिक्स को समझना है ना तो फिजिक्स की जो सिचुएशन है उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। आई रिपीट दिस पॉइंट, फिजिक्स की सिचुएशन को अगर डिटेल में समझना है तो फिजिक्स की जो सिचुएशन है उसको मैथमेटिक्स में, मतलब मैथमेटिक्स फॉर्मूला में, मैथमेटिकल इक्वेशन में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। दैट्स व्हाई मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि जहां पर एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज होती है। सो ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज द टाइम। सो टू रिप्रेजेंट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन मैथमेटिकली द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन इज यूज्ड। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। अब यहां पर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। व्हेन बॉडी इज एक्सीलरेटिंग इट्स वेलोसिटी चेंजेस with respect to time. Okay, all of you are driving a vehicle. तो जब आप अपना व्हीकल ड्राइव करते हो तो आप यूजुअली अपने व्हीकल को एक्सीलरेट करते हो। कैसे एक्सीलरेट करते हो? जो एक्सीलरेटर का जो थ्रॉटल होता है उसको आप ऐसे टर्न करते हो तो क्या होता है कि आपका जो व्हीकल है वो व्हीकल की वेलोसिटी इंक्रीज होती है। योर स्पीडोमीटर इज शोइंग 40, 45, 50, 55, 60 kilometer per hour. So in this situation, the velocity is changing with respect to time, and when the velocity changes with respect to time, we call it as acceleration. तो ये जो acceleration है, उसमें velocity time के respect में change होती है, speed time के respect में change होती है। तो इस situation को mathematically explain करने के लिए हम लोग differentiation का concept use करते हैं। तो यहां पर ये एग्जांपल भी आपको समझ में आया? ठीक है, तो एक मैं सिचुएशन कंसीडर करता हूं इन विच
the position of the particle is changing with respect to time. Okay, so suppose there is a particle and that particle is moving along a straight line. Okay, this is the origin. You know the number line, तो number line पर जो zero होता है that is taken as the origin. Okay, now suppose the particle is at this location. We denote that location as x equal to x. So at t equal to t time, the location of the particle or the object is x equal to x, and at t is equal to t plus delta t time, the location of the particle is x equal to x plus delta x, right? Wherever any object is moving, जब भी कोई object moving होता है तो क्या होता है, उसकी position changes with respect to time. Got it? Okay. So here at t equal to t time, its position is x, and at t equal to t plus delta t time, its position is x plus delta x. So here delta x, what is delta x? Delta x is the change in position. Delta x is equal to change in position, and I think you have studied in the science and technology that the change in position is known as the displacement. So delta x is the change in position which we call as displacement, right? Okay, and here what is the time interval? Time interval is delta t. So here in the time interval delta t, the position changes by the amount delta x. Okay, so here the average velocity, यहाँ पर जो particle की जो average velocity है, average velocity, either you can call it as average velocity, you can also call it as average speed. Okay, I just tell you one thing. When the object is moving in the straight line, in that situation, the velocity and the speed are the same. Okay, because displacement and the path length are same. So average velocity is equal to the displacement divided by the time interval. Average velocity is equal to displacement divided by time interval. Okay, how we represent the average velocity? Average velocity we represent by this kind of symbol. Average velocity is equal to delta x by delta t. Okay, now student, here this is the average velocity. Usually in the average the time interval is taken to be large. तो यहाँ पर ये जो टाइम इंटरवल है, ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने का जो टाइम इंटरवल है, वो टाइम इंटरवल कैसा है? दैट टाइम इंटरवल इज अ लार्ज टाइम इंटरवल. ओके, नाउ इफ यू टेक द टाइम इंटरवल वेरी वेरी स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल, almost zero, not zero but almost zero, then this average velocity becomes the instantaneous velocity. Okay, I write that here. So taking time interval to be very very small, that is almost zero but नॉट जीरो, तो क्या होगा? ये जो एवरेज वेलोसिटी है, दैट एवरेज वेलोसिटी टर्न्स और कन्वर्ट्स इनटू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. देन एवरेज वेलोसिटी बिकम्स instantaneous. Instantaneous means what? Instantaneous means at a particular time, at a particular instant. So then the average velocity becomes instantaneous velocity. ठीक है? तो average velocity
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब होती है? When we take time interval to be very very small, तो ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है? तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप देखो जरा, v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो whenever we take the time interval to be very very small, then it is represented like this. ये जो मैंने लिखा है ना LIM, LIM is the short form of limit डेल्टा t, और ये जो एरो है, एरो इसको हम कैसे रीड करेंगे? टेंड्स टू, TENDS, टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब है कि जो टाइम इंटरवल है दैट इज अप्रोचिंग जीरो। लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो मींस द टाइम इंटरवल is approaching zero. We are taking the time interval almost zero. So here, when we take the time interval almost zero, then the average velocity becomes the instantaneous velocity. So v is equal to limit delta t tends to zero. This is delta x by delta t. So this is written as dx by dt. So dx by dt is what? It is the instantaneous velocity. dx by dt is instantaneous velocity. This delta x by dt is average velocity. There is a difference in the average and instantaneous. What is the difference? Make it clear once again. In average, the time interval is very large. Time interval is from here to here. The time interval is large. Large means maybe a 1 minute. 1 minute is also a large interval. 1 minute, okay, or 30 seconds, like that. Whereas in the instantaneous velocity, the time interval is almost zero, not zero, but almost zero. So how much it is? It is 0.00000 and 1 second. Okay, almost zero. We will understand this thing once again in the chapter number 3. Here I am giving you just a mathematical idea of the differentiation. So v is the instantaneous velocity. So instantaneous velocity is dx by dt. So if you have given a position equation, ये x क्या है? x is the position. So if you have given the position equation, मतलब आपको position का equation दिया है, तो अगर आप उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, if you have given the position equation and if you differentiate it with respect to time, then you get the instantaneous velocity. ठीक है? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि dx by dt is differentiation of x with respect to टाइम. ठीक है? तो बेसिकली ये अभी तक मैंने आपको जो भी एक्सप्लेन किया है उसमें मैंने आपको ये समझाया है कि फिजिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन कब यूज होता है. देयर आर नंबर ऑफ सिचुएशंस. यहाँ पर मैंने सिर्फ दो ही सिचुएशन आपको एक्सप्लेन की है, बट एज यू विल प्रोसीड अहेड इन योर सिलेबस, आप 11th में चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, एंड व्हेन यू विल कम इन द 12th स्टैंडर्ड, then you will understand the chapters of electricity, magnetism, nuclear physics, atomic physics, etc. You will come to know about newer and newer situations in which one physical quantity changes with respect to other physical quantity. ठीक है? यहाँ पर मैंने ऐसे दो एग्जांपल लिए हैं कि जो आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 10th के अंदर पढ़े हुए हैं. ठीक है? तो once again in physics the differentiation is used when one physical quantity changes with respect to other physical quantity. ठीक है? तो जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट इस लोकेशन से इस लोकेशन पर आता है, तो वहां पर टाइम इंटरवल लार्ज है. So if you divide the displacement by the time interval, you get the average velocity. But when you make the time interval almost zero, like 0.0001 second or smaller than that, in that situation, ये जो एवरेज है that becomes instantaneous. Instantaneous मतलब at a particular time. Okay, average means
over a period of time. Instantaneous means at a particular time. Okay, so ये जो instantaneous है वो हम ऐसे ऑब्टेन कर सकते हैं x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके. How it is done? I will give you some example and we will understand perfectly when we will be learning the chapter number 3. Here I will give you the basic idea. Okay, so whatever is written on the board, please note down that. Okay, now theorems of differentiation. Theorems of differentiation. I will call this as working formulas or simply formulas, working rules of differentiation. मतलब differentiation के अंदर जो सिंपल फॉर्मूलाज यूज होते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. डिफरेंशिएशन के अंदर बहुत एडवांस लेवल के भी फॉर्मूला होते हैं जो कि हमारे फिजिक्स के कोई काम के नहीं है. ठीक है, फिजिक्स में जो सिंपल फॉर्मूलाज है हम वो ही यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो ऑल द फॉर्मूलाज वी विल डिस्कस वन बाय वन. सो फर्स्ट इज इफ C is constant, then differentiation of C with respect to x is 0. Student, C एक कांस्टेंट है, ठीक है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है. देखो डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है. डिफरेंशिएशन मतलब कि हाउ वन क्वांटिटी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी. तो कांस्टेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट मतलब जो कि चेंज ना हो, जो कि फिक्स रहे, उसको कांस्टेंट कहते हैं. डिफरेंशिएशन मतलब हाउ वन क्वांटिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी. अब कांस्टेंट तो कभी चेंज होता ही नहीं है, बराबर, तो इसके लिए उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है. ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको कि कांस्टेंट हमेशा फिक्स रहता है और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि क्वांटिटी कैसे चेंज होती है, पर कांस्टेंट तो कभी चेंज होता ही नहीं है, इसके लिए उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा. ये जो मैं आपको फॉर्मूलाज एक्सप्लेन कर रहा हूं, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज. अगर ये फॉर्मूलाज आपको समझ में आ गए, समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कोई एडवांस लेवल का डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, बेसिक लेवल का डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं. तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको समझ में आएंगे, बराबर, तो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में काफी हेल्प मिलेगी. तो ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया. अब एक सेकंड फॉर्मूला है इफ y is equal to cu. ठीक है, y is equal to cu. अब यहां पर c क्या है? c एक कांस्टेंट है, ठीक है, एंड व्हाट इज u? u इज फंक्शन ऑफ y. c कांस्टेंट है, मतलब लाइक 1 2 3 4 5 ऐसा कांस्टेंट है, और ये जो u है इट इज अ फंक्शन ऑफ y. मतलब कि ये जो u है वो कांस्टेंट नहीं है, वो y के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, ओके. तो इन दिस सिचुएशन अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाय dx, ठीक है, dy बाय dx, जस्ट अ मिनट, यस, सो dy बाय dx ऑफ cu, इट्स लाइक दैट. तो डिफरेंशिएशन का एक रूल है जो कि आप हमेशा याद रखते हो कि इफ देयर इज ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन, देन द कांस्टेंट इज टेकन आउट ऑफ द डिफरेंशिएशन. तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर ले लिया एंड देन इट विल बी du by dx. We leave this up to this only. ठीक है, in future when we will have an exact knowledge about this u, कि u exactly है क्या, then we will proceed. यहां पर हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं. ठीक है, सो ये फॉर्मूला आपने समझा. नाउ द थर्ड वन इज, ओके,
third is if y is equal to u plus or minus v plus or minus w, where u, v and w are function of y. See, there are three terms, one is u, second is v and third is w, और ये जो तीनों टर्म है दे आर द फंक्शन ऑफ y, मतलब वो तीनों y के ऊपर डिपेंड करते हैं. ठीक है. I will be taking some examples also, so that time you will get the proper understanding of this. So there are three functions u, v and w which depend on y. Now I want to differentiate dy by dx. I want to differentiate y with respect to x. So it is written like this: d by dx of u plus or minus v plus or minus v plus or minus w. So rule says that we have to differentiate all the three separately. So first you differentiate u du by dx, plus or minus will be there as it is. Then we have to differentiate v with respect to x, plus or minus dw by dx. So it is done like this. Okay? Okay. Now next is product rule. Number 4, y is equal to uv. There is a multiplication of two quantity. One is u, second is v, and both are the function of y. But both are dependent on y. U and v are function of y, मतलब दोनों y के ऊपर डिपेंड करते हैं. ठीक है. ओके. सो वी वांट टू डू द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस. सो dy by dx is equal to d by dx of uv. सो प्रोडक्ट है ना, u और v का प्रोडक्ट है, तो इसका जो रूल है वो आप अच्छे से समझ लो. वी हैव टू कीप फर्स्ट एज कांस्टेंट. ओके, हमको फर्स्ट को कांस्टेंट रखना है. दो इट इज नॉट कांस्टेंट, we have to treat it like a constant and we have to keep it outside the differentiation and we have to differentiate only the second. Okay, then there will be a plus sign, then we have to keep second constant and then we have to differentiate the first one. So this is the working rule for the product का differentiation ऐसे होता है. ठीक है. Okay. Now the fifth rule you see very carefully. Y is equal to u by v. If there is a ratio, इस तरह का ratio है, and we want to take the differentiation, so dy by dx is equal to, now what to do? Understand. Keep denominator constant. Denominator is v, so keep v constant. Differentiation of numerator. Numerator is v minus numerator constant, differentiation of denominator, divided by denominator square. Okay, so this is how the differentiation is done with the help of a ratio in the case of the division. ठीक है, तो वहां पर ऐसे differentiation होता है. And the last and a very very important which is frequently used in the physics. फिजिक्स में जो सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक तो ये है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये सबसे ज्यादा यूज होता है. नंबर 1. नंबर 2 भी बहुत ज्यादा यूज होता है. ठीक है. एंड द सिक्स्थ वन इज आल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट इज दैट? यू सी y is equal to x raised to n, means there is a power where n is what? N is an integer. Okay, n is a real number, n is real number है. ठीक है. Okay, so if is x raised to n, certain power of x, and if you want to differentiate this, then dy by dx is equal to d by dx of x raised to n.
राइट? तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है देन हाउ इट इज डन? सी, वेरी सिंपल. It is x raised to n, so power is n, so first you write down the power. ठीक है? Then write x and subtract 1 from the power, n minus 1. ठीक है? This is x raised to n is the power, so first you write down the power and then you subtract 1 from the power. So this way the differentiation of a power is done, right? So these are the few rules जो कि आपको यूज होंगे. ठीक है? और भी कुछ रूल्स है जो कि मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा, बट नाउ यू नोट डाउन ऑल दिस रूल्स एंड नाउ आई विल टेक सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स इन विच these rules are applied. Okay, please write down. Okay, so student, I have explained you some formulas for the differentiation. Now there are some solved examples and I am taking some of them. Okay, I am not taking all. The PDF file is already given to you, so you can try yourself. I will be taking few of the type which we are asked in the physics. Okay, so let's begin with the example 1. Find dy by dx. Find means you have to find the differentiation. So first one is, number 1 is y is equal to root of x. So you want to find dy by dx means you want to differentiate y with respect to x, right? Okay, so here on the right hand side there must be x, then only we can differentiate, otherwise we cannot differentiate. Okay, so dy by dx is equal to d by dx. In place of y, put this, it is root x. Now root x is also written like this, d by dx of x raised to 1 by 2. Root means what? 1 by 2 power. Okay, so which formula we will use? The last formula, I don't know its number, कौन सा था उसका नंबर, 6th one, जो x raised to n का जो फॉर्मूला था वो हमको यहाँ पर अप्लाई करना है. ठीक है? तो यहाँ पर मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, d by dx of x raised to n. So how it is done? The power is written first and then we have to subtract 1 from the power, like this. So here it is 1 by 2, so write the power first. 1 by 2 is written and then we have to subtract 1 from the power. So from 1 by 2 subtract 1. So this is 1 by 2 x. So now you have to solve this. So 1 by 2 minus 1, I am doing here separately. 1 by 2 minus 1, LCM is 2. So this is 1 minus 2 by 2. So this is minus 1 by 2. So this is minus 1 by 2. Is it clear? So answer is this. You can write this as 1 by 2. You take the x raised to minus 1 by 2 in the denominator. So it will become x raised to 1 by 2. Or you can write 1 upon 2 root x. So the answer is 1 upon 2 root x. Let me confirm. It's sure. Yes, it is same answer is there. You can check in your PDF sheet. Okay. Second is there, y is equal to x raised to 5 plus x raised to 4 plus 7. This is also very simple. Okay, it is a combination of 2-3 different rules. So how it is done? Let's see. dy by dx is equal to d by dx of x raised to 5 plus x raised to 4 plus 7. Okay, so it is a combination of 2-3 rules. I said that first u plus v plus w, it's like that. Okay, so we have to differentiate all separately. So this is d by dx of x raised to 5. Here is plus, so that should be plus here. d by dx of x raised to 4 plus d by dx
7. Okay, I write 7 in bracket. No, not necessary, but I have written. So dy by dx is equal to, now do x raised to 5. Whatever you have done here, the same thing you have to do here. What is the difference? The power is different. Here it is 1 by 2, here it is 5. So this rule you have to apply. Take the power, okay, 5 is the power, and subtract 1 from the power. So if you subtract 1 from 5, it will be 4. So now I am directly writing 4. Okay, understood? Here I have explained in the detail, but now I assume that you have understood it well, so I can directly write 5 is written, and then from the power we have to subtract 1. Okay, similarly this will be 4x cubed. This will be 4x cubed, and here is 7. So what will be the differentiation of 7? Differentiation of 7 will be 0. Remember the first rule, C is the constant and the differentiation of constant is always 0. 7 is a constant. 7 will always remain 7. It will never become 5 or 6 like that. Okay, so it is a constant. Okay, so what is the answer? You can write the answer simply 5x raised to 4 plus 4x raised to 3. You can leave it up to this. Okay, now the third one I am taking. Third one, y is equal to x square plus 4x raised to minus 1 by 2 minus 3x raised to minus 2. Let me confirm once again. X raised to 2 plus 4x raised to minus 1 by 2 minus 3x raised to minus 2. Okay, this is also very simple. Same rule we have to apply. dy by dx is equal to d by dx of x square 4x raised to minus 1 by 2 minus 3x raised to minus 2. So it is a sum of 3 quantities, x square, second term and the third term. So we have to differentiate them separately. Okay, जैसा वो u v w वाले रूल में किया था. So d by dx of x square. Now here it is plus, so here should be plus. D by dx of 4x raised to minus 1 by 2, and here it is minus, so here should be minus. D by dx of 3x raised to minus 2. Okay. Now what is differentiation of x square? It is 2x. Now I assume that you have understood it. कि पावर को पहले लिख दो और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो. यहाँ पर पावर 2 है तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो 1 आएगा. यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है. ठीक है. ओके, सो दिस इज 2x प्लस 4x रेज टू minus 1 by 2 minus 1. I know that it is minus 3 by 2, but for yourself I have written like this. Okay, minus 3 x raised to minus 2 minus 1. I could have directly write minus 3. Okay, so this is 2x plus 4x raised to minus 3 by 2 minus 3x raised to minus 3. So just let me confirm this one. 2x minus, okay, which one this is? X raised to 2, 4x raised to minus 1 by 2 and minus 3x raised to minus 2. Okay, there is some difference in the answer. एक बार मैं देख लेता हूँ कि क्या मुझसे कोई गलती हुई है. minus 3x raised to minus 2 यहाँ पर तो नहीं है. 4 power is okay. Look here. Here I have made a mistake. I forget to write the power here. यहाँ पर जो power आती है ना वो मैं लिखना भूल गया हूँ. तो okay, same thing यहाँ पर भी मैंने वही किया है. Let me do this portion once again. थोड़ा जल्दी में 4 तो आएगा ही constant, minus 1 by 2 भी आएगा, and then x raised to
क्या था, -1/2 -1, ओके, देन -3 -2 x raised to -2 -1. So this is 4/2 means -2. So -2 x raised to -3/2 plus 6 x raised to -3. एक बार फिर से 2x minus 2x raised to -3/2 plus 6x raised to -3. ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा जल्दी करने में मैं वो पावर आगे लिखने में भूल गया था. ओके, सो वी हैव डन दिस. इसके अंदर दूसरे भी एग्जांपल है तो आप वो भी खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है. बट क्योंकि इसके अंदर जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं ना, सॉल्व एग्जांपल्स, ओके, उस टाइप के मतलब डिफिकल्ट नहीं है, बट फिजिक्स के अंदर उस टाइप के आते नहीं है. सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट टीचिंग इट. ठीक है, तो यू कैन ट्राई योरसेल्फ. ठीक है, अभी के लिए आप इस एग्जांपल 1 को आप लिख लो, एंड जो बाकी के हैं जो मैंने नहीं किए हैं, you can try them yourself, you can understand them from this sheet. If you have any kind of problem, then you can ask me that problem. ठीक है, अभी आप इसको नोट कर लो. Formula for differentiation of trigonometric logarithmic and exponential function. स्टूडेंट, एक बात आपसे कहता हूं, फिजिक्स में बहुत सारे फिजिक्स के कंसेप्ट को समझने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, लॉगरिथम का यूज होता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी यूज होता है. ठीक है, जैसे जैसे आप आगे जाओगे अपने स्टडी में, वैसे वैसे ये सब आपको पता चलते जाएगा. अभी आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है. सो it is very important for us to know how the differentiation of this trigonometric, logarithmic and exponential function is done. तो उसके कुछ रेडीमेड फॉर्मूलाज है. ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है, बस हमें वो ही जानना है. हाउ दैट स्केल वो शायद मैथमेटिक्स के टीचर मैथमेटिक्स की क्लास में पढ़ाते होंगे. ठीक है, यहाँ पर तो हमें सिर्फ फॉर्मूला को अप्लाई करना है कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, वही हमें डिस्कस करना है. ठीक है, तो नंबर 1 इज d/dx ऑफ sin x. राइट, ओके. sin x एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और उसमें ये जो x होता है, sin के बाजू में जो भी होता है ना, दैट इज ऑलवेज एन एंगल. तो यहाँ पर आप x मतलब पोजीशन मत समझना, यहाँ पर x मतलब एक एंगल है, उसको अभी के लिए अननोन के फॉर्म में रखा है. ठीक है, फ्यूचर में जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो वहां पर कोई नोन हो सकता है. ठीक है, मोस्टली अननोन ही होता है यहाँ पर. ठीक है, क्योंकि अगर नोन होगा ना, कोई एंगल होगा, जस्ट लाइक 30, 40, 50 ऐसा कोई एंगल होगा, तो फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा. जैसे यहाँ पर 30 है तो sin 30 इज 1/2, तो इट इज अ कांस्टेंट. तो यहाँ पर अननोन ही आएगा. ठीक है, तो d/dx ऑफ sin x दैट इज cos x. आप इसको याद रखो. डिफरेंशिएशन ऑफ sin फंक्शन इज अ cos फंक्शन. sin ऑफ x इज cos x. इंस्टेड ऑफ x अगर थीटा है तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इट विल बी cos थीटा. ठीक है, सेकंड इज d/dx of cos x is minus sin x. ये आपको याद रखना पड़ेगा कि cos x का डिफरेंशिएशन होता है minus sin x. ठीक है, देन नंबर 3 d/dx of tan x is equal to sec square x.
ठीक है। नेक्स्ट इज डी बाई डी एक्स ऑफ cot x minus cosec square x. Number 5, d by dx of sec x is equal to sec x tan x. Number 6, d by dx of cosec x minus cosec x cot x. इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला है। नंबर 7 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स एंड द बेस ऑफ दैट लॉग इज ई। बेस ऑफ दैट लॉग इज व्हाट? E. ओके, इसको ऐसे भी लिखा जाता है d by dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। देखो आपके पास लॉग टेबल होगा, उस लॉग टेबल के अंदर जो वैल्यूज दी होती है ना, उसमें जो लॉगरिथम होता है, वो लॉगरिथम का बेस होता है 10। व्हाट इज द बेस ऑफ दैट लॉगरिथम? इज 10। हियर द बेस इज e. e इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो ये e की वैल्यू भी होती है 2.718। आई विल नॉट गो इन द डिटेल ऑफ इट एट द मोमेंट, ठीक है। तो log of x to the base e, it is also written like this। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 by x and it is used in the physics। आपका जो 11th 12th का जो कोर्स है उसके अंदर ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। कौन से यूज होने वाले हैं एनसीईआरटी के बुक के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और एक लास्ट फॉर्मूला है d by dx ऑफ e रेज टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है e रेज टू x। सो 1, 2 एंड 7, 8 इतने फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में यूज होते हैं। बाकी के जो फॉर्मूलाज है जैसे कि ये 3rd हुआ, 4th हुआ, 5 हुआ एंड 6 हुआ, these are not used in the textbook। I have not seen any situation where this formula are used, but in the JEE and NEET examination there may be a question in which these formulas may be used, so that's why we should remember these formulas also, okay। So this is about the differentiation। So in the today's class of differentiation, what I have taught you, number 1, what is differentiation, in which situation in the physics differentiation is used, and what are the formulas of differentiation that we are going to use in the physics। बराबर। तो बहुत ही बेसिक सी चीज डिफरेंशिएशन का जो पूरा कंसेप्ट है उसमें बहुत ही जो बेसिक जो हमारे काम का है वो ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है। तो बट ये भी बहुत काम का है जो कि आपको फिजिक्स समझने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ओके। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।